कांग्रेस से राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं पहला सवाल होगा, बड़ा सीधा सीधा सवाल लूंगा, उम्मीद है आप अपने अंदाज के हिसाब से सीधा सीधा जवाब देंगे। मेरा पहला सवाल होगा कि आप बिहार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। कोरोना के दौरान तमाम तरह की तैयारी बिहार सरकार ने की थी और जो लोगों तक पहुंचाने का दावा रहा, उसको आप कितना वाजिब मानते हैं कि लोगों को कितनी मदद हो पाई कांग्रेस की तरफ से, क्या मानते हैं? सबसे खराब काम कोरोना में या ऐसे भी हेल्थ में बिहार का ही है। ये केवल मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं विरोधी पार्टी का सांसद हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं वहाँ की वास्तविकता जानता हूँ। और बिहार में आपने ठीक कहा ओपनिंग स्टेटमेंट में कि मुझे 20 साल पहले मैं वहाँ हेल्थ मिनिस्ट्री का काम देखा हूँ, हेल्थ मिनिस्टर था। और आज भी जो दूसरे स्टेट्स की स्थिति है वो अलग है बिहार में। किशनगंज 500 किलोमीटर दूर है, वहाँ से एक छोटा सा टेस्ट भी कराना हो मान लीजिए तो उसको पटना आना पड़ेगा, बांका जमुई से पटना आना पड़ेगा, जो आजकल हर जगह उपलब्ध है दूसरे स्टेट्स में। फिर ये जो जांच हो रहा था बिहार में, ये तो RT-PCR टेस्ट, उसमें 10% भी हिस्सा नहीं होगा। जो टेस्ट दिखाया जा रहा था कि 1 लाख इतना है। फिर अस्पताल नहीं है, अस्पताल जो हैं भी वो PMCH, NMCH या एम्स सब पटना सेंट्रिक अस्पताल हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और PHC जो ब्लॉक सब डिवीज़न के हॉस्पिटल हैं, वहाँ न तो डॉक्टर है, न नर्स है, न दूसरे टेक्निकल स्टाफ हैं। तो लोगों की क्या सेवा हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और सीधे बिहार के लोग भगवान भरोसे चल रहे थे। जो मेगा वैक्सीन ड्राइव सरकार चलाने जा रही है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने खुद किया है, हेल्थ मिनिस्टर और तमाम मिनिस्टर स्टेट के थे, 6 महीने में 6 करोड़ ऐसा टारगेट लेके सरकार बढ़ा रही है, उस पर तो कुछ सकारात्मक उसको देखेंगे आप लोग? उसमें भी सबसे कम वैक्सीनेट लोग बिहार का ही हुआ है और 8-8 दिन तक बंद हो जाता है। तो अभी जो ये मेगा ड्राइव चला रहा है, तो कल ही तो मैं टीवी में देख रहा था, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्य का नंबर था, बिहार तो कहीं नहीं था। तो बिहार का स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से चरमराया हुआ है। और केवल मैं नहीं, पिछली बार भी नीति आयोग का ये निकला था, उसमें स्वास्थ्य क्या सभी विभाग 28 राज्यों में 28वें नंबर पर थे। इस बार भी है। आसाम के साथ सबसे निचले पैदान पर बिहार है। आप देख लीजिए नीति आयोग का रिपोर्ट, वो तो कोई कांग्रेस के दफ्तर से नहीं निकलता है, वो तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मातहत काम करता है नीति आयोग, उनके यहाँ से निकला है। चलिए, माना कि कांग्रेस इसको लेकर के अपना लाइन अलग रखी है। अब थोड़ा पॉलिटिकल सवाल लेते हैं। लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, आप कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष रहे, रिजल्ट तमाम सामने हैं, तो क्या लगता है संगठन में बिहार में कोई बड़ा चेंज होगा या होने की जरूरत है? नहीं, देखिए, अब संगठन में बदलाव तो होते ही रहता है और निश्चित रूप से संगठन में बदलाव दूसरे राज्यों में हुआ है तो बिहार में भी होगा, ये हम सब लोग मान के चल रहा है। वहाँ नए प्रभारी आए हैं, वो अपना लोगों से पूछ रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, तो आज न कल होगा ही और उसकी ज़रूरत है। संगठन में जब तक प्रभावी तरीके से नहीं लगा जाएगा तब तक तो बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। एक सवाल मेरा बहुत सीधा सा है कि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के विधायकों में भी असंतोष है, कहा यह जा रहा पॉलिटिकल सर्कल के अंदर, और अगर असंतोष आपके हिसाब से नहीं है तो फिर दिल्ली दरबार से तमाम मॉनिटरिंग क्यों हो रही है? ये तमाम चर्चाएं मार्केट में बहुत तेज हैं पॉलिटिकल सर्कल के अंदर। ये केवल चर्चाएं हैं। वहाँ जो कांग्रेस के विधायक हैं उसमें कोई इधर उधर जाने वाला नहीं है। सब सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में सबको आस्था है, कांग्रेस के विचारों में आस्था है। और पिछली बार भी जब 27 MLA जीत के आए थे तब भी ये बहुत हल्ला हुआ, बल्कि कांग्रेस के अध्यक्ष पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन कांग्रेस का एक विधायक भी इधर से उधर नहीं हुआ था। जो भी विधायक हैं वो पूरा का पूरा कांग्रेस के हैं और कांग्रेस में रहेंगे। बिहार में कांग्रेस RJD के साथ लंबे समय से रही है,
तो क्या अब ऐसी दरकार लग रही है कि कांग्रेस को अपना एक स्टैंड लेना चाहिए, अपनी लाइन लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? अभी भी आरजेडी के पिच पर आप बने रहेंगे? नहीं, अब आरजेडी के साथ एक सेकुलर जमात की पार्टी आरजेडी भी है और सेकुलरिज्म का रास्ता कांग्रेस का भी है। तो समान विचार के पार्टियों को अभी एक साथ आने की ज़रूरत है। जिस तरह से मोदी जी की सरकार चल रही है देश में, उसमें बाकी भी विपक्ष की सारी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। देश भर में कहीं भी आप चले जाइए, सब सरकार के कामकाज से कोई संतुष्ट नहीं है और उसमें ये जो निर्णय है ये कोई प्रदेश कांग्रेस का निर्णय नहीं होता है। यहाँ कांग्रेस जो लीडरशिप है दिल्ली में, आला कमान जो है वो निर्णय करती है। वो जिस तरह का निर्णय करती है उसके अनुसार फिर प्रदेश की पार्टियां अपना चलती हैं। अभी जेडीयू और एलजेपी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं, तमाम तरह के बयान दोनों तरफ से आते रहते हैं। जो पूरी नुरा कुश्ती चल रही है उसको कांग्रेस के तरफ से आप कैसे एनालाइज करते हैं? नहीं, देखिए, वहाँ जो स्थिति बनी, बल्कि ये लोग खास करके जो चुनाव परिणाम आया बिहार विधानसभा का, उसमें जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। 42-43 एमएलए उनके जीते, 74 बीजेपी जीती। तो इस तरह का कभी भी गठबंधन चलता नहीं है। और नीतीश कुमार एक मुखौटा के रूप में वहाँ मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन जैसे पहले 2 टर्म के वो मुख्यमंत्री थे और इस बार के मुख्यमंत्रित्व काल उनका देख लीजिए तो दोनों में काफ़ी भिन्नता है। और नीतीश कुमार जी ही सबसे ज़्यादा असंतुष्ट हैं आज के दिन में, और उसी का नतीजा है ये लोग काम भी नहीं करने दे रहे हैं। पिछली बार 1 उप मुख्यमंत्री था, इस बार 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से बने जी। तो जो पॉलिसीज हैं और नीतीश कुमार जी का जो काम करने का ढंग था वो कर नहीं पा रहे हैं, तो असंतोष होना स्वाभाविक है। और एमएलएज के लिए पहले भी कोई जगह नहीं थी, अभी भी कोई जगह नहीं है। तो दोनों पार्टियों में असंतोष है। ऊपर से भले ही मुख्यमंत्री बने रहने के लिए वो कुछ बोलें नहीं बोलें, लेकिन अंदर से दोनों अपना अपना रास्ता तलाश रहे हैं। चिराग पासवान अब एक तरह से कहा जाए तो उनके जो लगभग जितने सांसद थे वो एक तरफ चले गए, वो अकेले बच गए। तो चिराग के लिए क्या कांग्रेस में या आरजेडी में कोई जगह देखते हैं आप, या कोई समझौता हो जाए चिराग से या चिराग आ जाए, ऐसी कोई संभावना? अब देखिए, कोई मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन चिराग पासवान के साथ धोखा किया गया और उनके पिताजी की बनाई हुई पार्टी थी, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अब नहीं हैं, और उनके जाते ही उनके परिवार के लोग हों या जो दूसरे सांसद चुन के आए हों उनके टिकट पर, अब वो किस लोभ लालच में, सत्ता के लालच में उनको छोड़े गए नहीं मालूम। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कि जो वर्कर है, जो उनका वोटर है, वो आज भी चिराग पासवान जी के साथ है। माना कि चिराग के साथ आपकी ये लाइन हो सकती है, तो अब थोड़ा सा विषय को ट्विस्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। एक और सवाल ये बन रहा था कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या जो राजनीति के जानकार हैं वो कहते ये हैं कि बिहार के अंदर आरजेडी ने कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दे दी, जिस कारण उनको खामियाजा उठाना पड़ा और सरकार आज जो यूपी है वो नहीं बना पाई बिहार के अंदर। देखिए, अब हम लोग ज़्यादा क्या, मतलब हम लोग 70 सीट लड़े थे, उसमें 19 जीते और ज़्यादा सीटें जीतनी चाहिए थी हम लोगों को, कम सीटें जीते। लेकिन उसमें कहीं न कहीं सीटों को लेने में और सीट बंटवारे में थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत थी। कुछ सीटें कम भी रहती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो सीटें चाहिए थी। बिहार कांग्रेस की तरफ से जो लिस्ट आया था उसमें बहुत सारी सीटें मिली नहीं जो हम लोगों ने चिन्हित किया था, तो उसी की वजह से ज़्यादा सीटें हारे। और अर्बन सीट्स पे हम लोग लड़े, वहाँ हम हारे हैं। जैसे पिछली बार बेगूसराय हम लोग जीत गए थे, बेतिया जीत गए थे, ये सब सिटिंग सीट था और उस समय नीतीश कुमार जी भी थे इधर, तो हम लोग जीते थे। यहाँ कम वोट के मार्जिन से हारे और ऐसी कई सीटें हारे हैं। कांग्रेस के तरफ से या कांग्रेस के लीडर के तौर पे आप ये मानेंगे कि यूपीए का जो बिहार में एक चेहरा है
सबसे बड़ा चेहरा, या कहें जो प्रोजेक्शन सीएम के तौर पर चेहरा होगा वो तेजस्वी यादव का होगा? वो तो था ही। हमको सभी पार्टियां, चाहे लेफ्ट की हों, कांग्रेस हो, हम लोगों ने एक ये से चुनाव से पहले घोषणा कर दिया था कि तेजस्वी यादव ही हम लोगों के मुख्यमंत्री होंगे। एनडीए के दो सहयोगी जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी, दोनों के ट्वीट आ जाते हैं अक्सर, हाँ मांझी जी के बयान आ जाते हैं, तो कैसे देखते हैं कि क्या एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक है या कुछ दिख रहा है? देखिए, दोनों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मांझी जी तो और हम लोग एक ही जिले के हैं, लंबे समय से एक साथ काम किए हैं। मुकेश साहनी जी भी मित्र हैं। ये लोग कभी भी वहाँ कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे होंगे। एक समझौता के तहत जरूर मांझी जी भी उधर चले गए और मुकेश साहनी जी भी आज उधर हैं, लेकिन आज कल महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद स्वाभाविक तौर पर वो उधर नहीं रह सकते हैं, वो इधर ही आएंगे और इसी गठबंधन में हमको लगता है कि आगे काम करेंगे। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि क्या कोई ऐसा ब्लॉक बिहार के अंदर बन सकता है जिसके अंदर आरजेडी हो, कांग्रेस हो, एआईएम हो, ओवैसी जी की पार्टी हो, मुकेश हो, जीतन राम मांझी हो, कोई ऐसा ब्लॉक फ्रेम हो सकता है कि बिहार के अंदर? नहीं, बिल्कुल। तो पॉलिटिक्स में किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। जब उधर से असंतोष बढ़ेगा तो स्वाभाविक है इस तरह का ब्लॉक बनेगा और नई सरकार बनेगी। अक्सर हाँ, मैंने भी देखा आपको कवर करने के दौरान कि जब ऐसे ब्लॉक्स का गठन बिहार में होता है तो कांग्रेस की तरफ से आप मुखर हो जाते हैं। तो बड़ा सीधा सवाल है, क्या किसी के संपर्क में आप हैं या आपके संपर्क में लोग हैं? अब इस तरह के इंटरव्यू में मैं कोई ऐसा बात नहीं बोल पाऊंगा और मुझे आपको क्षमा करना चाहिए। कुछ बात हो भी रही है तो उसको इस तरह से टीवी इंटरव्यू में और उसमें राजनीति में नहीं बोला जाता। चलिए, एक सवाल इससे जुड़ा और, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं, ये मैं भी मानता हूँ, दर्शक भी मानते हैं, लेकिन पुराने राजनीतिक हैं आप, कितने दिन बिहार सरकार को देखते हैं स्टेबल? नहीं, अब वही कह रहे हैं कि इस तरह का कोई निश्चित उत्तर तो मेरे पास है नहीं, जब तक कोई नई बात नहीं बन जाए। आपके जो आलोचक हैं वो कहते ये हैं कि अखिलेश सिंह जब बिहार में प्रभावी हुए, कांग्रेस के अंदर जब टिकट का बंटवारा हुआ तो उसमें प्रभावी हुए अखिलेश सिंह, और अखिलेश सिंह के प्रभावी होने के बाद जाति विशेष के लोगों को बहुत ज़्यादा टिकटें दे दी गई बिहार के अंदर। टिकट वितरण में मैं कहीं था नहीं, मेरा कैंपेन का जिम्मेवारी था। मैं न तो स्क्रीनिंग कमेटी में था और न सीईसी का मैं मेंबर हूं कांग्रेस में। तो इस तरह के जो मेरे मित्र हम पे आरोप लगाते हैं, और हम आपको कह सकते हैं कि रक्सौल में एक यादव लड़का मेरा सहयोगी है, वो चुनाव लड़ा। बैस कम्युनिटी से आने वाले विजेंद्र यादव जी, उनको भी मैंने सहयोग किया था और उनको भी उनका केस रिकमेंड किया था, तो वो तो मुजफ्फरपुर से एमएलए हो गए। जाकिर साहब फारबिसगंज से मैं उनका केस का पैरवी किया था, तो वो चुनाव लड़े थे, हार गए, लेकिन वो भी भूमिहार नहीं है। लेकिन जहाँ भूमिहार जीत सकता है, मान लीजिए हिसुआ में, वो उस केस का भी मैं पैरवी किया था, तो वहाँ भूमिहार के अलावा कोई दूसरा जीत नहीं सकता है, तो वहाँ तो भूमिहारी की पैरवी सिफारिश करनी पड़ेगी। उसी तरह से वारसलीगंज का इलाका है, बरबीघा का इलाका है, लखीसराय का इलाका है, तो वहाँ मान लीजिए ये 4-5 सीटों पर भूमिहार बिरादरी के लोग लड़ते रहे हैं पहले भी चुनाव। ये नहीं मैं पैदा नहीं हुआ था तब से भी वहाँ लोग एमएलए होते थे। तो जहाँ जनसंख्या के हिसाब से और पार्टी में जिसका व्यक्तित्व है उसके हिसाब से जिसका होता है, और मुझे जो समझ में आता, हो सकता है मुझसे भी गलती होती होगी, मैं ऐसा नहीं मानता कि मेरा जो सारा पैरवी और निर्णय होता होगा वो सब ठीक ही होता होगा, लेकिन पार्टी के हित में, लीडरशिप के हित में जो सही बात रहता है वो मैं कहते रहता हूँ। कांग्रेस ने तमाम तैयारी की, चूंकि आप कैंपेन कमेटी के इंचार्ज भी रहे हैं, तो कैंपेन कमेटी के तहत तमाम कैंपेनिंग हुई होगी, तो फिर चूक रह कहाँ गई? मेजर चूक जो रिजल्ट्स हैं वो बताते हैं कि चूक तो मेजर रह गई। अब देखिए, राजनीति में सफलता का पैमाना है कितनी सीटें हम जीत पाए। सीटें तो हम कम जीते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो उसमें मैं मानता हूं कि हम फेल हुए हैं। लेकिन जहां तक कैंपेनिंग का बात है, अब कहीं भी राहुल जी का प्रोग्राम हुआ
तो कैंपेन के हिसाब से मुझे लगता है कि जितनी भीड़ उनकी सारी रैलियों में आया, वो चाहे प्रधानमंत्री जी हों, नीतीश कुमार जी हों, कोई हो, किसी से कम भीड़ नीतीश जी की राहुल जी की सभा में नहीं आया। और यही मेरा जिम्मा था, कैंपेन कमेटी का जिम्मा तो यही है कि लोगों को मोबिलाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके नेता को सुनने आए, देखने आए। तो उसमें तो लगता है कि मुझे पास मार्क्स जरूर मिलना चाहिए। लालू जी जब बाहर आए, लालू जी के साथ भी आप रहे हैं, काफ़ी इंटीमेट, आप दोनों ने बहुत क्लोजली काम किया है। तो एक बंगाल इलेक्शन के बाद एक स्लोगन बड़ा फेमस हो गया, खेला होबे खेला होबे। तो बिहार में भी कुछ है क्या संभावना इसकी? बिहार में तो खेला हो ही रहा है। आप ही ने अब शुरू किया, आप लोजपा टूट गई इधर हो, तो सरकार भी टूटेगी। आप अपने एमएलएज को लेके, फिर से शुरू वाले सवाल को थोड़ा बैक लेके आता हूँ, आप अपने एमएलएज को लेके कितना आश्वस्त हैं? देखिए, बहुत बहुत चर्चाएं तेज हैं कि एक पूरा धड़ा, जो मजबूत धड़ा है, वो लगातार संपर्क में, और जेडीयू की तरफ से बयान भी ऐसे कई बार प्रवक्ताओं के आते हैं कि कांग्रेस के कई सारे नेता जो हैं वो संपर्क में हैं। देखिए, सबसे बुरी स्थिति में आज जेडीयू ही है। सरकार में भले मुख्यमंत्री बन के बैठे हों नीतीश जी, हम आपको फिर कह रहे हैं कि कई बात का खुलासा मैं यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले समय में देखिएगा जेडीयू को चबा के भारतीय जनता पार्टी खा जाएगी। अच्छा, आपके जो आलोचक वाला सवाल तो हमने ले लिया, जो आपके फॉलोअर्स हैं वो लगातार बिहार में ये डिमांड करते रहते हैं। अगर हम लोग भी कोई शो एक तरह का कर रहे हो तो कई जगहों से ये खबरें आती हैं कि अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए, कांग्रेस के प्रदेश की कमान सौंप देनी चाहिए। मैंने इस तरह का कोई आवेदन अपने पार्टी में नहीं दिया है, नहीं लीडरशिप से मेरी कोई इच्छा है। विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने मुझे राज्यसभा में नॉमिनेट किया और इससे मैं संतुष्ट हूँ। कांग्रेस के एक वर्कर के रूप में, कांग्रेस के एक सिपाही के रूप में, संगठन में कोई जगह हो या नहीं, मैं हर संभव कोशिश करता हूँ कि कांग्रेस मजबूत। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि कांग्रेस क्या अपने आप को रिवाइव करने के लिए बिहार में ग्राउंड जीरो जिसको कहते हैं, बिल्कुल धरातल पे जाके अब लोगों से सीधा संवाद करना शुरू करेगी, या अब भी इंतजार है? नहीं, बिल्कुल वो एक्सरसाइज चल रहा है दिल्ली के पैमाने पर, बिहार के पैमाने पर, और संगठन में आमूल चूल परिवर्तन पूरे देश में और बिहार में भी सभी राज्यों में होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला चुनाव है राज्यों का और देश का, उसमें कांग्रेस बड़ी शक्ति के रूप में फिर से उभरेगी। शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ अखिलेश सिंह थे, जिनसे हमने अलग अलग विषयों पर बातचीत की। इनके मुताबिक बिहार कांग्रेस हो या फिर केंद्र की जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें भी मेजर चेंजेस होने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस किस तरह से आगे निकल के ग्राउंड जीरो पे जाके लोगों से कनेक्ट करती है। अगले एपिसोड में फिर से किसी से मिलवाऊंगा, तब तक मुझे मेरी पूरी टीम की तरफ से दीजिए इजाजत। नमस्कार।